आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश पर कि प्रकाश में दर्पण किस प्रकार से लिया जाता है। वैसे दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक्चुअल में बना कैसे होता है। तो देखा जाए, ये कोई खोखला गोला हमने सपोज कर लिया कि ये खोखला गोला होता है और खोखले गोले को यदि हम ऐसे कट कर देते हैं तो यदि पॉलिश इसके उभरे हुए तल पर किया जाए, अगर ये पॉलिश उभरे हुए तल पर किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। और यदि पॉलिश इसके भीतरे तल पर किया जाए तो इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। पॉलिश अगर उभरे हुए तल पर होगा तो यह हमारा अवतल दर्पण होगा, पॉलिश ये भीतरी तल पर होगा तो इसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण। ये जो दोनों ही दर्पण जिस खोखले गोले के बने हुए हैं, इसके केंद्र को हम बोल सकते हैं, इसका वक्रता केंद्र C बोल सकते हैं। और दर्पण का यदि मध्य बिंदु लिया जाए तो मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव P कहा जाता है। यदि इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया जाए तो इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R। कभी कभी इसे स्मॉल r से भी व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से भी व्यक्त करते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं इसका फोकस। और फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, F कहा जाता है कि इसका फोकस दूरी F होता है। ध्रुव क्या होता है? ये जितना भी परावर्तक तल होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम मानते हैं ध्रुव होता है। और इस फोकस के लंबवत जो रेखा खींची गई होती है, इस रेखा को हम कहते हैं फोकस तल। तो दो दर्पण हमारे तैयार हो गए, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण पॉलिश बाहरी सतह पर या उभरे हुए सतह पर होती है और उत्तल दर्पण में पॉलिश हमेशा दबे हुए तल में होती है। अब हमें प्रूव करना होगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अब दर्पण के लिए जो सूत्र होता है अवतल दर्पण के लिए, ये होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। दर्पण का जो सूत्र हमारा होगा ये होगा 1/f = 1/v + 1/u। चाहे ये अवतल दर्पण के लिए प्रूव किया जाए और चाहे ये उत्तल दर्पण के लिए प्रूव किया जाए, यदि दर्पण होता है तो उस केस में हमारा 1/f = 1/v + 1/u होगा। लेकिन अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र। अब अवतल दर्पण के लिए यदि हमको सूत्र की स्थापना करनी है तो हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण पर पॉलिश इसके बाहरी सतह पर कर दिया गया और इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हमने मान लिया कि इसका ध्रुव हो गया। अब ये किसी ना किसी खोखले गोले का तो पार्ट होगा ही होगा। अब इसको अगर ऐसे मान लिया जाए तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र मिलेगा और केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए यदि ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो ये हमारा हो जाता है मुख्य अक्ष हो जाएगा। और इस बिंदु को हम इसका बोलते हैं वक्रता केंद्र C बोला जाएगा। एक वस्तु को हम इसके वक्रता केंद्र से पीछे ये सपोज करते हैं कि हमने ले लिया O डैश ले लिया और इसके सिरे से एक किरण, ये जब हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं तो जो किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे
वो देखा जाए फोकस, ये इसका होगा फोकस, वो बिंदु कहाँ से जाएगी, फोकस से, ऐसे निकल जाएगी फोकस से। और दूसरी किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, ये बिना विचलन के सीधे निकलेगी, इसी पर आएगी भी और टकरा करके इसी पर लौट भी जाएगी। इस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस की हैं, यदि मुख्य अक्ष से इस पर हम लंब डाल दें तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। अब इसी को लेकर के हमें प्रूफ करना होता है। यहाँ से हम चाहें तो इसको लंब ऐसे डाल देते हैं। अगर ये हम लंब डाल दें तो हमने सपोज कर लिया यम हो गया और इसको सपोज कर लिया ए हो गया। ये इतना ज़्यादा कर्व सरफेस होता है कि यम और पी में जो डिस्टेंस होता है इसको हम नगण्य मान सकते हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी समरूप है। कैसे, ओ डैश सी और सी आई डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप कैसे होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण होते हैं। इसमें ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का होगा। तो जब इन दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो इनका तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए इससे हम लिख सकते हैं कि आई डैश अपान ओ डैश मीन्स दिस अपान दिस, ये सेंटर है तो हो जाएगा दिस अपान दिस इक्वल टू हो जाएगा सी आई अपान सी ओ हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं आई डैश एफ और एफ ए एम, ये भी दोनों समरूप होंगे क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण होगा। इसमें ये कोण 90 अंश होगा, इसमें ये कोण 90 अंश होगा। इसलिए कह सकते हैं कि आई डैश एफ और ए एम एफ ये क्या है, समरूप है। और ये क्या है, त्रिभुज आई डैश एफ और त्रिभुज ए एम एफ ये कैसे हैं, समरूप हैं। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस अपान दिस, मीन्स ये भी लिख सकते हैं आई डैश अपान एम इक्वल टू हो जाएगा दिस अपान दिस, मीन्स हो जाएगा आई एफ अपान एफ एम हो जाएगा। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लेनी होगी। ज्योमेट्री जैसे ये वस्तु ओ डैश की लंबाई थी और ये मुख्य अक्ष के जब समांतर ही जा रहा है तो ये देखा जाएगा एम ही के ही बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं चित्रानुसार, अगर हम चित्रानुसार देखें तो ये मान सकते हैं ओ डैश बराबर हो जाएगा एम हो जाएगा। और हम मान सकते हैं कि यम को हम पी भी सपोज करेंगे। इसलिए यम को हम पी सपोज करेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इतना नगण्य होता है कि ये मान्य नहीं होगा। इसलिए इसको हम समीकरण को बना सकते हैं आई डैश अपान एम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा आई एफ अपान हो जाएगा एफ एम हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनका राइट हैंड साइड बराबर लिया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर किया जा सकता है। ये हो जाएगा सी आई अपान सी ओ इक्वल टू आई एफ
अपान हो जाएगा एफ एम हो जाएगा। और यम को हम पी सपोज कर चुके हैं तो इसको हम मान लेंगे पी हो जाएगा। इसमें पुनः हमें अब इसको फिर यहीं से हमको आगे बढ़ाना है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये हम मान के चलते हैं इसके लिए कि हमें जो भी दूरी दर्पण के केस में मापनी होती है वो हम कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव से जो दूरियां इधर नापी जाएंगी वो माइनस में होंगी, जो दूरियां इधर मापी जाएंगी वो प्लस में होंगी, जो मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत नापी जाएंगी प्लस में होंगी, जो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी जाएंगी वो ऋणात्मक में होंगी। इस प्रकार अगर इस सूत्र से हम कहें तो देखो सी से आई कहाँ पर दिया गया है, यह है आई और यह है सी, ये दूरी हमको चाहिए। लेकिन हमें तो हर दूरी में पी चाहिए, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं सी आई के स्थान पर लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई। तो ये हमारा हो जाएगा पी सी माइनस पी आई हो जाएगा अपान यह सी ओ है, सी से ओ हमें तो ध्रुव से नापना होगा, इसे हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। तो इसको लिख देंगे पी ओ माइनस पी सी हो जाएगा इक्वल टू आई एफ, आई से एफ तो इसको लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ लिखा जा सकता है। और इसमें तो ऑलरेडी पी है इसलिए इसको खाली हम एफ पी रहने दे रहे हैं। अब हमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो देखो P से लेकर के C तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इधर मापेंगे तो ये दूरी किस में हो जाएगी, माइनस में। तो PC के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस आर। ये माइनस लगा है, माइनस को लगा देंगे। P से I तक की डिस्टेंस क्या होती है V, लेकिन जब इसको इधर नापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा अपान P से O तक की दूरी होती है U, वस्तु की दूरी है। लेकिन जब इसको भी साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस U। माइनस ऑलरेडी लगा है, लगा देंगे। फर्दर P से C तक की दूरी वक्रता केंद्र है, इसको हम मानेंगे माइनस R। और ये इक्वल टू फिर P से I तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, इधर मापी जा रही है, ये हो जाएगा माइनस V। और माइनस फिर लिया गया है P से F इसकी फोकस दूरी हो जाएगी माइनस F हो जाएगा अपान P से फिर F आ गया, ये भी हो जाएगा माइनस F हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को अब हम ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, ये देखा जाए माइनस है तो माइनस आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस V अपान ये माइनस U, ये माइनस माइनस प्लस R इक्वल टू माइनस V माइनस माइनस प्लस F और माइनस F हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर F का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, और F को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा RF। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और F को अगर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा VF हो जाएगा। और फर्दर अब ये तो एक ही डिजिट था तो इसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। अब इसको भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा UV। अभी माइनस V से इसमें गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस, और यह हो जाएगा R इंटू V। अब इसको गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और यह हो जाएगा UF प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा RF। अब इसमें जो कटने लायक फैक्टर हो उसको हटा देते हैं। इधर भी प्लस RF है, इधर भी प्लस RF है, इसको हटा दिया गया। अब इसमें भी हम ये रख सकते हैं R के स्थान पर, चूंकि R इक्वल टू होता है 2F, इसलिए यहाँ रख सकते हैं
तो ये हो जाएगा माइनस वी एफ इक्वल टू यू बी माइनस आर के स्थान पर हो जाएगा 2FV माइनस UF। अब इसको फिर हम काट देते हैं, यहाँ माइनस VF है और यहाँ माइनस 2VF है, तो ये 2 खाली कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फिर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा हुआ है। अब इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमारा बचा क्या, 0 इक्वल टू ये क्या बचा है UV, ये क्या बचा यहाँ माइनस FV, यहाँ क्या बचा माइनस UF हो गया। ऐसा करते हैं, माइनस को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं। अगर माइनस को एक तरफ पक्षांतर कर दिया जाएगा तो ये सारा फैक्टर इधर आकर के माइनस हो जाएगा प्लस FV, ये हो जाएगा प्लस UF इक्वल टू ये उसको उधर रहने देते हैं UV। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ हम UVF से यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FV अपान UVF, ये प्लस लगा है प्लस UF अपान हो जाएगा UVF, ये बराबर आ गया UV अपान हो जाएगा UVF हो जाएगा। अब इसमें से भी जो फैक्टर कटने लायक हों उनको हम काट देते हैं। यह हमारा FV कट गया, यह UF कट गया, UV कट गया, यह आ जाएगा 1 अपान U प्लस 1 अपान V इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान F। अब चाहे इसको हम ऐसे लिखें या इसी को हम ये भी कर दें तो जोड़ने में चाहे पहले प्लस इसको लिखा जाए चाहे उसको कोई फर्क नहीं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपान V प्लस 1 अपान U इक्वल टू होता है 1 अपान F होता है। इस प्रकार से ये दर्पण का सूत्र हमारा प्रूफ हो गया कि दर्पण का सूत्र होता है 1 अपान V प्लस 1 अपान U इक्वल टू होता है 1 अपान F। और सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।